तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए एनिमे के एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक का ये बेस्ट मानवा बेस्ड एनिमे होने वाला है, और मुझे तो इस बात पे कोई शक भी नहीं है। जब मैंने इसका मानवा पढ़ा तो इसकी स्टोरी लाइन और फाइटिंग सीन्स, आय हाय, अब तक मैंने जितना भी मानवा पढ़ा है उन सभी में से ये बेस्ट है। चलिए अब बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। एनिमे स्टार्ट होती है और हम एक पावरफुल राजा को देखते हैं जिसका नाम ग्रे है। वो अपने दुश्मनों को बहुत ही ब्रूटली मारता है और कहता है आई एम द किंग नाउ। फिर वो अपने बाकी के ओपोनेंट को भी बहुत ही रूथलेसली मारता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने दुश्मनों की पूरी सिटी पर बॉम्ब गिरा देता है, जिससे वहां के सारे लोग मारे जाते हैं और वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और इसी के साथ ग्रे कहता है अब मैं बन चुका हूँ सबसे पावरफुल राजा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रे को उसके आर्मर के पास देखते हैं। वो अपने आर्मर को देख ही रहा होता है कि तभी उसका शरीर उसे बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि मानो वो पानी के अंदर डूब रहा हो। इसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जब वो अपने आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने एक कपल है जो कि बहुत ज्यादा खुश है और साथ में इमोशनल भी। फिर वो आदमी बोलता है वेलकम यंग आर्थर, मैं तुम्हारा पापा रेनॉल्ड्स हूँ और ये तुम्हारी माँ एलिस है। अब ग्रे को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती कि वो एक न्यू वर्ल्ड में है जहाँ उसका रीइंकार्नेशन हुआ है और इस वर्ल्ड में उसका नाम आर्थर है। उसे यहाँ पे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि अब वो कोई राजा नहीं है बल्कि एक छोटा सा दूध पीता बच्चा है। वो अपने मन में सोचता है क्या फायदा इतनी सारी जंग जीतने का जब आखिर में मुझे एक छोटा सा बच्चा ही बनना था। तो इधर एलिस और रेनॉल्ड्स उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आर्थर को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसमें ऐसा क्या है कि ये दोनों उसे इतना प्यार कर रहे हैं। पर आर्थर को ये सभी चीजें अच्छी भी लगती हैं और वो इन सभी चीजों को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि ये बॉडी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, ये मेरे लिए किसी पिंजरे से कम नहीं, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तभी वो अपने बेड पर पॉटी कर देता है, जिसके बाद उसकी माँ उसका बहुत ही ज्यादा केयर करते हुए उसकी डायपर चेंज कर देती है। फिर उसकी माँ उसे गोद में लेकर टहलने लगती है। तभी आर्थर कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि उसके फादर रेनॉल्ड्स अपने बॉडी के अंदर से माना को रिलीज करते हैं और एक ही पंच में पूरे चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उन्हीं में से एक टुकड़ा उसके सर पर जा लगता है, जिसके बाद उसकी वाइफ आती है और अपने हीलिंग पावर से उसे हील कर देती है। ये देख आर्थर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी दुनिया में मैजिक नहीं था तो बस एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेनॉल्ड्स को देखते हैं जो कि एक जंगल में गया हुआ है। वहां उसकी फाइट एक बहुत बड़े जंगली सुअर से होती है। वो अपने पावर से उस जंगली सुअर को एक ही पंच में मार गिराता है और फिर हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स की बाकी की टीम भी वहां पर आई हुई है, जिन्होंने और भी दूसरे मॉन्स्टर्स को मार गिराया था। इसके बाद वो अपने घर जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ है और उसके पास उसकी खुद की वेपन्स भी होती हैं। आर्थर ये सभी चीजों को देखकर सोचता है कि इस दुनिया में सभी लोगों के पास अपना एक वेपन होता है और कुछ मैजिकल पावर्स भी। जैसे ही वो बड़ा होगा तो ये सभी चीजें उसके पास भी होंगी। इसके बाद एलिस उसे बोलती है कि अब तुम्हारे सोने का समय हो चुका है छोटे आर्थर। फिर आर्थर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि कैसे वो वहां पर चैन से सो भी नहीं पाता था, क्योंकि एक राजा होना न जाने कितने खतरों को पालने के बराबर है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा दुश्मन आए और मारकर चला जाए। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अब आर्थर अपने घुटनों पर चलना सीख जाता है। वो पहली बार अपनी रिफ्लेक्शन को एक आईने में देखता है और सोचता है कि अभी भी वो एक बच्चा ही है, न जाने कब वो बड़ा होगा। इसके बाद उसकी माँ उसे एक किस करते हुए उसके पालने पर सुला देती है, लेकिन आर्थर सोने का नाटक करता है और जब उसकी माँ वहां से चली जाती है तो वो अपने पालने से उतरकर छुपते छुपते घर के स्टडी रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। उसने अपने पास्ट लाइफ से एक ही चीज सीखा था कि नॉलेज इज द की टू सक्सेस। तो वो बिना देरी किए एक बुक को उठाता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें इस वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन होती है। इस बुक के अकॉर्डिंग इस कॉन्टिनेंट का नाम है डिकथेन, जो कि 3 किंगडम्स में बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है डॉर्फ किंगडम, जहाँ सिर्फ डॉर्फ रहते हैं। दूसरा है एलिनोर किंगडम, जहाँ एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल के अंदर सिर्फ एल्फ रहते हैं। और तीसरा है सेपिन किंगडम, जहाँ पर सिर्फ इंसान रहते हैं और हमारा छोटा सा आर्थर भी यहीं रहता है। ये जगह पूरी तरह से इंसानों से भरी हुई है। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता है, मतलब यहाँ किंग का थ्रोन इन लोगों के पूर्वजों से मिला है, ना कि किसी जंग को जीतकर। इसके बाद वो दूसरी किताब पढ़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैजिकल एबिलिटीज की माना हर 100 में से किसी एक के पास ही होती हो। और उसे ये भी पता चलता है कि माना के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहली है
ऑगमेंटिंग और दूसरी है कंजूरिंग। ऑगमेंटिंग मैजिक करने वाले लोग अपनी बॉडी को फिजिकली इनहेंस कर लेते हैं, जिसमें वो अपनी स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हैं। फिर आता है कंजूरिंग, जो कि अपने माना की हेल्प से दूसरी चीजों को बिना टच किए ही कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक वो लोग किसी भी चीज को लेविटेट कर सकते हैं। और ये दोनों में से इंसान कौन सी एबिलिटी एक्वायर करेगा, वो उनके माना कोर को कंट्रोल करने पे डिपेंड करती है। और अपनी पूरी बॉडी के माना को एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद ही माना कोर बनती है। और अगर कोई इंसान इसे कंट्रोल कर ले तो वो एक मेज बन जाता है। इसके बाद आर्थर भी कोशिश करने लग जाता है अपने माना को कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही एक चीज थी जिसे वो लोग काई कहते थे, जिसमें कि अगर कोई अपने इंटरनल पावर को फोकस करे तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता था। जैसे ही आर्थर फोकस करना शुरू करता है, तभी पीछे से उसकी माँ आकर उसे उठा लेती है और कहती है, लग रहा है तुमने पॉटी कर दी है। फिर आर्थर अपने मन में कहता है, ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो चेक करता है और देखता है कि हाँ, ऐसा सच में हो चुका है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी पर उतना कंट्रोल नहीं है। और वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही खो गया था किताबों को पढ़ने में, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर उसकी माँ उसे वहां से लेकर चली जाती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर थोड़ा बड़ा हो गया है। हम ये भी देखते हैं कि एलिस अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, और लिखते लिखते वो नोटिस करती है कि 2 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उसका आर्थर आज तक मुस्कुराया नहीं है। इसके बाद हम घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ आर्थर के फादर ने उसे एक स्टिक पकड़ा दिया था। आर्थर उसे एक स्वॉर्ड की तरह स्विंग कर रहा था। ये देख रेनॉल्ड्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एलिस को आवाज लगाता है। तभी वो देखता है कि एलिस उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर रही होती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये अभी बच्चा है, ये तुम उसे क्या सिखा रहे हो। ये नजारा देखने के बाद रेनॉल्ड्स सोचता है कि इस दुनिया में औरतें ही डोमिनेट करती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस आर्थर को लेकर टाउन के एक मार्केट में जाती है। मार्केट में पहुंचते ही आर्थर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ वो वेपन्स, मैजिक यूजर्स और माना क्रिस्टल्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ वो बहुत सारी नई नई चीजों को देखकर सीखने की कोशिश करता है। फिर जब वो लोग वापस आने लगते हैं तो रास्ते में आर्थर सोचता है कि रेनॉल्ड्स और एलिस उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शायद इसे ही फैमिली कहा जाता है। और इस फीलिंग के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि अपने पिछली लाइफ में वो एक अनाथालय में पला बड़ा था। मार्केट से आने के बाद एलिस नोटिस करती है कि आर्थर को वेपन्स देखना और मार्केट घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो बिल्कुल अपने डैड पर गया है, वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है। पर इधर एलिस तो चाहती थी कि उसका बेटा अपनी जिंदगी शांति के साथ बिताए। फिर एक दिन आर्थर अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जहाँ वो कुछ पत्थर को हवा में उड़ाते हैं फिर नीचे गिरा देते हैं। ये देख आर्थर सोचता है, ठीक ही है, पर मजा नहीं आया। इससे अच्छा तो ये होता कि वो खुद ही अपने हाथों से पत्थर को उठा लेते। तभी पीछे से उसकी माँ कहती है, अब तुम अपने डैड के असली पावर को देखने वाले हो। फिर क्या, वो हवा में एक जोरदार पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा था कि चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखकर तो आर्थर भी अब शॉक हो जाता है। फिर एलिस उसे सोने के लिए ले जाने लगती है, क्योंकि अब उसके सोने का समय हो चुका था। जाते समय वो स्टडी रूम की तरफ देखकर इशारा करता है कि उसे और भी बुक्स पढ़ना है, पर एलिस उसे मना कर देती है और कहती है, अभी तुम्हारे सोने का समय है, अभी नहीं। पर आर्थर एक मासूम सी आस भरी नजरों से अपनी माँ को देखता है, जिसके बाद तो अब एलिस को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है और उसे थोड़ी देर पढ़ने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद एलिस आर्थर को वहाँ बुक पढ़ने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है और इधर आर्थर फिर से अपने माना कोर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस में लग जाता है। पिछले 2 सालों से वो यही कर रहा था और आज ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा कर दिया है। इधर एलिस और रेनॉल्ड्स घर के बाहर होते हैं, तभी अचानक उनके घर में एक जोरदार धमाका होता है। रेनॉल्ड्स एलिस को जैसे तैसे बचाता है और एलिस को बचाने के दौरान रेनॉल्ड्स की पीठ बुरी तरह से जल जाती है। तभी ये दोनों जैसे तैसे उठकर घर की ओर भागते हैं, क्योंकि घर के अंदर आर्थर था। जैसे ही वो लोग आर्थर के पास पहुंचते हैं, वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। हम देखते हैं कि आर्थर अपने माना फ्लो को कंट्रोल करके हवा में उड़ रहा है, और इधर ये दोनों ये समझ नहीं पाते कि आखिर 2 साल का बच्चा अपने माना कोर को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर जैसे ही हवा से नीचे उतरता है, तभी ऊपर वाला छत का मलबा उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बाकी है, मैंने तो अभी तक कुछ इस दुनिया में हासिल भी नहीं किया। उसी दौरान एलिस और रेनॉल्ड्स आकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर आर्थर को यह महसूस होता है कि उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर वो देखता है कि उसकी माँ और उसके पापा दोनों ही रोने लगते हैं, जिसे देख उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग तो मेरे पेरेंट्स हैं, इनकी तो ड्यूटी ही है मुझे प्रोटेक्ट करना, तो इन्हें तो प्राउड होना चाहिए, पर ये लोग तो रो रहे हैं। और ये चीज तो ना उसने किसी किताब में पढ़ी थी और ना ही पिछली जिंदगी में महसूस की थी। तभी हम देखते हैं कि आर्थर अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, जहाँ उसने एक छोटे बच्चे का सामना किया था, जहाँ पर उस बच्चे को शायद चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके माँ और पापा दौड़े दौड़े आते हैं और यहाँ पर आर्थर कुछ समझ नहीं पाता।
और अब अपने प्रेजेंट लाइफ में उसे ये फीलिंग्स महसूस होती है और वो भी रोने लग जाता है। अब आर्थर को समझ में आ जाता है कि फैमिली किसे कहते हैं और फिर वो अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। और यहीं पर द बिगनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 हमारे चैनल पे जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एनी अपडेट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।